वेलकम गाइस इन टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एक 2017 की और 18 के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम आया भी हुए हैं। तो गाइस ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं जो भी एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए वो उस पर बेस्ड है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं आजकल, एग्जाम्स बहुत हार्ड हो गई है। तो जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के अंदर है आपको। और टोटल 150 क्वेश्चंस लाएंगे हम 4 पार्ट में, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस। जिस पैटर्न पे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो जितने भी पैटर्न है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ इन इंडिया आर परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो गाइस इसका सीधा आंसर है वन एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंकर ऑफ द बैंक भी कहते हैं इसे। यानी कि जब कुछ भी मनी क्राइसिस आएंगे, कुछ भी आती है, तो जो बैंक्स हैं इंडिया की वो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। मतलब आरबीआई दूसरी अदर बैंक को लोन देती है, मतलब ये बैंकर ऑफ द बैंक कहलाती है। जितने भी मॉनेटरी फंक्शंस हैं, मनी क्राइसिस हैं, जितने भी बहुत सी चीजें होती हैं जो इसकी फंक्शन में आती है, तो आरबीआई को बैंकर ऑफ द बैंक भी कहते हैं और सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, डेवलपमेंट के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो किस चीज में इंक्लूड नहीं है। डिफेंस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ग्रांट टू स्टेट्स। तो जो डिफेंस है, डिफेंस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होता, डिफेंस एक्सपेंडिचर इसमें एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता। आईसीआईसीआई इज द नेम ऑफ, आईसीआईसीआई आपने सुना ही होगा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आंसर इज डी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गिल्ट एज मार्केट मीन्स, गिल्ट एज मार्केट क्या कहते हैं? बुलियन मार्केट, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केट ऑफ गन्स एंड मार्केट ऑफ प्योर मेटल। तो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए मार्केट जो होते हैं उसको कहते हैं गिल्टेड मार्केट। तो आंसर इज बी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इन द लास्ट वन डिकेड, which one of the following sectors has attracted the highest foreign direct investment inflows to India? ये क्वेश्चन देना चाह रहा है कि लास्ट वन डिकेड में कौन सा सेक्टर है जो हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, इन्फ्लो हुआ है? किस सेक्टर में इन्फ्लो हुआ है? केमिकल में, सर्विस सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, या टेलीकम्युनिकेशन में? तो लास्ट वन डिकेड से तो टेलीकम्युनिकेशन में ज्यादा इन्फ्लो हुआ है, हाईएस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉरेन से। तो आंसर इज डी, टेलीकम्युनिकेशन। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स, करेंसी का डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? तो करेंसी की डिवैल्यूएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज में जो रिडक्शन होता है वैल्यू ऑफ करेंसी को, वो डिवैल्यूएशन कहा जाता है। तो आंसर हुआ ए। इन द सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। तो हमने देख लिया कुछ चीजें। जो पहला नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का, उसमें टोटल नंबर ऑफ बैंक्स 14 नंबर, फर्स्ट में 14 बैंक्स नेशनलाइज हुई थी। और यहाँ पूछा जाए सेकंड नेशनलाइजेशन, मतलब सेकंड टाइम जो कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें 6, तो 6 बैंक्स नेशनलाइज हुई थी। तो आंसर यहाँ पे होगा सी, 6। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। Since independence, both the development and non-development expenditure have increased. The increase in the former being a little more than in the other. Non-development expenditure involves interest payments, subsidies, defense and irrigation. तो since independence, both the development and non-development expenditures, जितने भी बड़े development और non-development have increased, बढ़े थे. The increase in the former being a little more than in the other. तो बाद में और इंक्रीज होते गए। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो क्या क्या चीजें करते हैं? एक तो इंटरेस्ट पेमेंट्स,
सब्सिडीज और डिफेंस, ये तीन चीजें हैं जो कि आती है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और जो इरिगेशन है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज एंड डिफेंस, ये तीनों नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डिप्रिसिएशन मीन्स आईएमपी क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार पूछ चुके हैं एसएससी में। डिप्रिसिएशन मीन्स लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, किसी भी चीज का लॉस होना टाइम टू टाइम, एक एक्सपेक्टेड पीरियड्स ऑफ टाइम में जितना लॉस होता है, किसी भी प्रॉपर्टी लाइक वैल्यूएशन का भी लॉस होता है, वो डिप्रिसिएशन किया जाता है, टाइम से जो लॉस होता है, ना कि एक्सीडेंटली या कुछ भी ऐसा नहीं, ईयर टू ईयर के कारण जो टाइम टू टाइम जो लॉस होता है वो डिप्रिसिएशन कहलाता है। तो आंसर हुआ सी। 10th क्वेश्चन देखते हैं, डिफेक्ट फाइनेंसिंग may leads to inflation in general, but it can be checked if डिफेक्ट फाइनेंशियल लीड्स टू इन्फ्लेशन, मतलब डिफेक्ट फाइनेंसिंग के कारण जो प्राइसेस में हाई राइज होते हैं वो चेक कर सकते हैं अपन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई इन द रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड, all expenditure is denoted national debt payment only, and D है all of the above। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो चेक कब कर देंगे अगर ये तीनों चीजें आएंगी ए बी एंड सी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, जितना भी एग्रीगेट सप्लाई मांगा है उसको इंक्रीज करेगा, लीड्स टू इंक्रीज करेगा इन द रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिमांड से ज्यादा करेगा तो, और सेकेंड आएगा ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज, ये भी आ सकता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जितनी भी एग्रीगेट डिमांड है, एवरेज डिमांड मांगी गई है, उसको भी इंक्रीज करेगा, तो वो भी फर्स्ट ए में कवर हो रहा है। सी ऑल द एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड नेशनल डेब्ट पेमेंट ओनली, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो नेशनल डेब्ट पेमेंट को डिनोट करेंगे, इधर डिनोट करेंगे नेशनल डेब्ट पेमेंट में, तो इसका तीनों चीज आ जाएगा। 11. If all the banks in an economy are nationalized and converted into monopoly bank, the total deposits, जितनी भी बैंक है नेशनलाइज बैंक है वो मोनोपोली बैंक में कन्वर्ट करेंगे, तो जो उसमें टोटल डिपॉजिट्स होंगे उस बैंक से वो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, या दोनों नहीं होंगे। तो गाइस इससे जो मोनोपोली बैंक कन्वर्ट करने में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डिपॉजिट्स में, तो वो चीज आंसर आएगा सी, विल नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ना ही इंक्रीज होंगे ना ही डिक्रीज होंगे। 12th, इंडियन चेंज्ड ओवर इनटू डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज, मतलब जितने भी कॉइन्स हुआ करते थे इंडिया के पहले 25 पैसा 50 पैसा डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कब हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे, तो आंसर आएगा बी, अप्रैल 1957 के बाद से कॉइनेज का डेसिमल सिस्टम हटा दिया गया। On which of the following is the benefits received principal to taxation of to achieve optimality basis, तो किस बेनिफिट फॉलोइंग ने भी चार बेनिफिट दिए, उसमें किस बेनिफिट से ऑप्टिमिलिटी बेसिस पे टैक्सेशन का प्रिंसिपल का बेनिफिट रिसीव होते हैं, तो मार्जिनल बेनिफिट रिसीव, टोटल बेनिफिट रिसीव, एवरेज बेनिफिट रिसीव और एबिलिटी टू पे फॉर द बेनिफिट। तो इसके सबसे ज्यादा रीजन होगा एबिलिटी टू पे फॉर द बेनिफिट, मतलब बेनिफिट के लिए आपको कुछ पे करना है, एबिलिटी टू पे, आपको टैक्स देना है ताकि आपको बेनिफिट उस टैक्स से मिला जाए, तो एबिलिटी टू पे फॉर द बेनिफिट, इस रीजन से ये बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन टू अचीव ऑप्टिमलिटी बेसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। 15. One of the reasons for India's occupational structure remaining more or more less the same over the year has been that, मतलब वन ऑफ द क्या रीजन है जो इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है रिमेनिंग मोर और लेस द सेम ओवर द इयर्स, जो सेम रिमेन रह रहा है कुछ सालों से, वो क्या रीजन है उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का। इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज बीन डायरेक्टेड
टूवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। जितनी भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उसमें इन्वेस्टमेंट पैटर्न उसमें फॉलो किया गया, डायरेक्टेड किया गया है उसमें, तो इस कारण से यहाँ कुछ सालों से हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेन सेम रहा है। तो आंसर है ए। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम कहते हैं नेट एडिशन टू स्टॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन कुछ टाइम 10 साल का पीरियड था, उसमें डेप्रिसिएशन हुआ था, उसके बाद कितना नेट एडिशन किया गया स्टॉक में, हमारे स्टॉक में कितना नेट एडिशन किया गया, वो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ना कि इनकम नहीं गाइस, फॉर्मेशन कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट एडिशन टू स्टॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन इसका आंसर है। 17. On July 12, 1982, the AIDC was merged into, हाँ जो AIDC थी ये भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, was merged into NABARD, तो NABARD में मर्ज की दी गई थी। तो आंसर बी, 1982 में NABARड का फॉर्मेशन हुआ था। ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। Which of the following is the most appropriate cause of export surplus? देखिए एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है? एक्सपोर्ट सरप्लस होता है मतलब आपका इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करे कंट्री, मतलब आपका कुछ भी गुड्स है, कुछ भी चीजें हैं, आप एक्सपोर्ट्स में ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कम हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, वो होता है एक्सपोर्ट सरप्लस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉज, क्या कारण है एक्सपोर्ट सरप्लस का? तो हम वो देखते हैं, कंट्री एक्सपोर्ट्स प्रमोशन वैल्यू, कंट्री स्ट्रिंगेंट इंपोर्ट पॉलिसी, डेवलपमेंट नेशनल इंटरनेशनल मार्केट, नन ऑफ दम। तो इसका आंसर है डेवलपमेंट इन नेशनल इंटरनेशनल मार्केट। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में डेवलपमेंट होने के कारण कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस करती है एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। 19. If the cash reserve ratio is lowered by the IBI, its impact on credit creation will be 2. अगर कैश रिजर्व जो रेशियो है वो आरबीआई लो कर दे, कम कर दे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्रेडिट क्रिएशन में? या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो इम्पैक्ट है, नन ऑफ द। तो अगर कैश रिजर्व वैल्यू जितनी भी रिजर्व आप कैश रख सकते हैं वो लोअर कर दे आरबीआई, तो उसका सीधा से सीधा इंक्रीज होगा क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि आप बैंकों में क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर है ए, इंक्रीज। Which of the following items would not appear in a company's balance sheet? जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें क्या आइटम नहीं आता है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ये भी आता है, टोटल इशूड कैपिटल, कैपिटल भी आता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स फ्रॉम द कंपनी प्रोडक्ट्स, कैश हेल्ड एट द बैंक भी आता है, ये नहीं आता है। आंसर नंबर सी, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, जो सेल्स से जितना रेवेन्यू कंपनी को है वो नहीं आएगा। 21. The currency convertibility concept in its original form originated in, जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कंसेप्ट था कहाँ से ओरिजिन हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स जो एग्रीमेंट था उससे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कंसेप्ट लिया गया। 22. In the state of India, the state financial corporation have given assistance mainly to develop. Now 22. In the state of India, the state financial corporation have given assistance mainly to develop. इंडियन के स्टेट में, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है जहाँ पे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वो मेनली किस चीज को असिस्टेंस देते हैं, कि इंपॉर्टेंस किसको देते हैं डेवलप करने के लिए? एग्रीकल्चर फार्म, पोर्टेज इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्टेट में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा असिस्टेंस देता है डेवलपमेंट के लिए। नाउ 23. द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन डायरेक्ट टच विद, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो डायरेक्ट टच, किसके टच में रहते हैं डायरेक्ट? फार्मर्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं
वो ज्यादातर टच में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से रहते हैं। जो स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक है उनसे टच में रहते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आंसर है बी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। 24. The first wholly Indian bank was set up in, जो पूरी तरह से इंडियन बैंक कहलाया था, वो फर्स्ट जो इंडियन बैंक था वो सेटअप कब हुआ था? तो आंसर है इसका सीधा सीधा 1894। और कौन सा बैंक हुआ था? 1894 में पंजाब नेशनल बैंक हुआ था, PNB। और किसने किया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने, LLR बोल लो, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक को स्टेब्लिश किया था वो 1894 में, जो कि फर्स्ट होली इंडियन बैंक थी। और इसके पहले भी ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे ओल्ड बैंक है, 1770 में 1770 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक जो थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुई थी। उसके बाद और भी बैंक है, ये ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है 1717। बाकी होली इंडियन जो पूरी तरह से इंडियन बैंक कहलाई थी फर्स्ट, वो पंजाब नेशनल बैंक है जो 1894 में हुई थी। इसके अलावा प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट बैंक्स भी आई थी बीच में, जैसे बैंक ऑफ बंगाल आई थी। पहले इसको बैंक ऑफ कलकत्ता कर देते थे, बाद में बैंक ऑफ बंगाल कहा गया। हमारा सेकंड था बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके बाद थर्ड था एक बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन हमारे बैंक थे जो कि बाद में 1921 में ये बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में SBI बन गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि। तो हमारे ये तीन बैंक 1921 में इंडिपेंडेंस के पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जानते थे, उसके बाद 1955 में SBI। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1955 SBI का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंडिपेंडेंस के पहले SBI क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और इंडिपेंडेंस के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुआ था। और सबसे ओल्डेस्ट बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। और फर्स्ट होली इंडियन बैंक सेटअप कब हुआ था? 1894 में, जो कि था पंजाब नेशनल बैंक। और किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने। नाउ 25, स्टेट अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू, जो स्टेट्स है इंडिया की, वो मैक्सिमम रेवेन्यू किस चीज से अर्न करती थी? लैंड, कस्टम, कमर्शियल, एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे हम इन चारों में से आंसर है कमर्शियल टैक्सेस। जो भी कमर्शियल टैक्सेस रहते थे उनसे स्टेट्स मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करती है। Our financial system has provided for the transfer of resources from the central to the states। मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट में जितने भी रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम ने जो प्रोवाइड किया है। द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रिसोर्स ट्रांसफर, जो मीन्स है, इम्पोर्टेंट मीन्स है जहां से जिस तरह रिसोर्सेज ट्रांसफर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या है? टैक्स शेयरिंग, ग्रांटी रेट्स, लोन्स ऑन ऑल द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। टैक्स से भी करते हैं, ग्रांटी रेट से भी करते हैं, और लोन्स लेके भी करते हैं। 27, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर इट्स। जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं कंपनी में, वो कंपनी के क्या हैं? शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डिबेटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के हमारे होते हैं क्रेडिटर्स। कंपनी के जितने क्रेडिटर्स हैं वो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। 28, एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स लीव्ड ऑन द। तो एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स लीव्ड ऑन द, किस पे लीव करा जाता है? एक्साइज ड्यूटी किस पे लगी जाती है? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स। तो एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे करी जाती है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जितने भी मैन्युफैक्चरेशन ऑफ गुड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है, उस पे एक्साइज ड्यूटी रहता है। आपको पता होगा अल्कोहल और जितने भी स्टेट्स के हैं वो सब स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, बाकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है बाकी सब चीजों पे। तो अल्कोहल प्रोडक्शन स्टेट एक्साइज ड्यूटी में आता है। 29, in pursuance with the recommendation of Narasimha Committee, the RBI has framed new guidelines। नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस नई गाइडलाइंस फ्रेम की थी? तो नरसिम्हा कमेटी पे आरबीआई ने गाइडलाइंस फ्रेम की थी कि टू गवर्न एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू मेक द बैंकिंग सेक्टर मोर कॉम्पिटिटिव।
मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक की नई एंट्री जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा कंपटीशन है उसको गवर्न करना, ये नई गाइडलाइन फ्रेम की थी नरसिम्हा कमेटी के थ्रू। 30. Which of the following is the first Indian private company to sign an accord with government of Myanmar for oil exploration in 2 offshore blocks in that country? तो ऐसी फर्स्ट प्राइवेट इंडियन कंपनी कौन थी जिसने साइन करा था एग्रीमेंट अकॉर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार की गवर्नमेंट से और ऑयल का एक्सप्लोर करने का इन 2 ऑफशोर ब्लॉक्स इन दैट कंट्री, 2 ब्लॉक्स ऑफशोर ब्लॉक्स में से उस म्यांमार कंट्री में से, तो कौन सी फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी थी? तो वो फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी थी हमारी एसआर ऑयल। एसआर ऑयल हमारी कंपनी थी। 31. नॉन टैक्स रेवेन्यूज कैन बी इंक्रीज बाय इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द, जितने भी नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू होते हैं, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू होते हैं, जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज किस तरह कर सकते हैं, किस चीज पे काम करके इंक्रीज कर सकते हैं? स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कमर्शियल इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड ऑल द अबव। तो हम इसका आंसर है कमर्शियल इरिगेशन प्रोजेक्ट। जितना भी कमर्शियल इरिगेशन प्रोजेक्ट है वहां से हमको नॉन टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, वहां से नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू इंक्रीज होगा हमारा कमर्शियल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे। कि पूरा हमारा इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर को इरिगेशन पे डिपेंड करता है, तो जितना भी कमर्शियल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू नॉन टैक्स रेवेन्यूज आ रहे हैं जिससे हम हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। 32. Which of the following is not viewed as a national debt? अब प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसका आंसर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। जितनी भी नेशनल की सेविंग हुई है नेशन की, उसके सर्टिफिकेट्स को हम नेशनल डेब्ट की तरह दे सकते हैं। 33. The condition of indirect taxes in the country revenue is approximate. जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, द कंडीशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द कंट्रीज रेवेन्यू, कंट्री के रेवेन्यू में इनडायरेक्ट टैक्स कितना परसेंट लगता है, रहता है, मतलब आता है, वो है 86%। 34. डिफेक्ट फाइनेंसिंग मींस दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द, जो डिफेक्ट फाइनेंसिंग है वो उसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में एक वर्ड है डिफेक्ट फाइनेंसिंग, उसका मतलब है गवर्नमेंट बोरोज मनी, गवर्नमेंट मनी उधार ले रही है, किससे ले रही है? आरबीआई से, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। 35. रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज एक्सेप्ट, जो रेवेन्यूज है स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट के रेवेन्यूज है वो रेस इंक्रीज कब होंगे? फॉर सोर्स तीन सोर्सेज होंगे, सिवाय हमारे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रेज हो सकता है इसके अलावा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड जय हिंद।